सामाजिक ताना बाना 85% होने के बावजूद इतना बिखरा हुआ है। हम जातियों में बटे हुए हैं, जातियों के बाद उपजातियों में बटे हुए हैं, उपजातियों के बाद अब तो संगठन में बटे हुए हैं। आज हमें जातियों से ज्यादा संगठनों में बांट के रखा हुआ है और इसीलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। शासन सत्ता में अगर नहीं भी रहेंगे तब भी भागीदारी हमारी होनी चाहिए और इसीलिए ये एक पावर के रूप में ही आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हो जब ये बहुजन समाज एक शक्ति बन सके। ये हमने साहब को पढ़ा, साहब कांशीराम बहुजन पावर की बात करते हैं, बहुजन शक्ति की बात करते हैं। ये समाज हाथी के समान विशाल है, इसको केवल शक्ति का एहसास करना है, साहब का ही बात है। और जब साहब को हमने पढ़ा तो हमें लगा कि हमें बहुजन समाज की शक्ति को एहसास कराना है और इसीलिए बहुजन शक्ति संगठन का निर्माण किया गया। आपके बीच में ये समाज के रूप में लगातार जो 15 साल से काम चल रहा है ये लगातार आगे भी चलता रहेगा। किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेके हम नहीं चल रहे। बहुत सारे लोग हम पे बोल रहे थे कि मैडम पार्टी बनाएंगी, मैडम अभी ये करेंगी, चुनाव लड़ेंगी। ये मैं 15 साल से जब से काम कर रही हूँ मैं तब से सुनती हुई आ रही हूँ। तो जिन लोगों ने ये सारा काम, ये सब बातें करते हैं वो करते कुछ नहीं है एक्चुअली, उनके पास केवल मुंह चलाना काम होता है। हकीकत में अगर कहिए कि चलिए अपने गांव में चल के मीटिंग लगाइए तो वो अपने गांव तक में मीटिंग नहीं लगवा पाते। अब अगर आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, अगर आप अपने गांव में, जैसे हमारे जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे साले भी प्रोफेसर है लेकिन वो कभी भी निकल के मीटिंग्स नहीं लेते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी, हम अपनी कमी लेते हैं। हमारी कमी है कि हम लोगों के बीच में, समाज के बीच में नहीं निकल रहे हैं, लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से जो अब की बार का चुनाव परिणाम था उसमें जो हमारे लोग 5-5 किलो राशन पे बिक गए, 500 रुपए पे बिक गए, एक बोतल दारू पे बिक गए, हम इसको नकार नहीं सकते। हमारी कमी है, ये हमारी कमी है, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों की कमी है जो हम लोगों को, क्या हो गया, आप कांशीराम ने कहा था तुम्हारा वोट जो है तुम्हारी बेटी की इज्जत के बराबर है। हमारी कमी है कि हम लोगों के बीच में नहीं निकले, नहीं बताए और लोगों ने ये मान लिया अरे हमारे एक वोट से क्या होता है। तमाम गांव में चुनाव के दौरान और वैसे भी जब हम घूमते हैं तो हमको ये पता चलता है लोगों ने किस तरीके से इस भावुकता में फायदा उठाया, भावुकता का फायदा उठाया। कहा बहनी अरे नमक खाती हो तो नमक का हक ना अदा किया जाए, ऐसी ऐसी बातें बोल करके, भावुकता वाली बातें बोल करके हमारे लोगों को बरगलाया गया, बहलाया फुसलाया गया और उनका वोट ले लिया गया। अब अगर हमारे जैसे लोग निकले होते, लोगों को जागरूक करने के लिए बताए होते लोगों को, तो वो किसी भी कीमत पे अपना वोट तो कम से कम नहीं बेचते। मेल गठबंधन हो रहे हैं, गठजोड़ हो रहा है, विचारधारा के साथ समझौता हो रहा है और फिर उस समझौते पे आधारित समाज में भागीदारी की कहीं बात ही नहीं हो रही है। तब हमको मजबूर होना पड़ा कि हमको समाज को मजबूत करने के लिए काम करना है। राजनीति जिस दिशा में चल रही है, जिस गति से चल रही है, राजनीति को सुधारने में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि राजनीति को आप सुधार नहीं सकते। यहाँ बैठ करके आप गाली दे लीजिए 2-4 ठो अपने नेताओं को और उसके बाद आप घर चले जाओगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। समाज को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के बहुजन शक्ति संगठन का निर्माण किया गया। साहब कांशीराम को जब हमने पढ़ा तो साहब ने ये कहा कि समाज की मजबूरी का फायदा पार्टियां उठाती हैं और समाज की मजबूरी यही है कि हम लोग एक दूसरे की पार्टियों के नेताओं से बात करना नहीं, मतलब एक दूसरे की पार्टियों के कार्यकर्ता भी अगर होते हैं तो भी बात नहीं करना पसंद करते हैं। और ये जो बेमेल जो हम लोगों का एक दूसरे से लड़ाई है, हितैषीपना है, ये जो है इतना निर्भर हो गया है कि जो सामाजिक ताना बाना है वो कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपके गांव में या आपके घर के बगल में, पड़ोस में, घर में आपकी आग लग जाए तो कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनेता उस आग को बुझाने नहीं आता। उस आग को बुझाने के लिए आपका पड़ोसी ही निकल करके आता है। तो पार्टियों के ऊपर इतनी निर्भरता कर ली कि सामाजिक ताना बाना जो बिगड़ा, उस ताने बाने को बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि पिछले जो है 2-3-4 चुनावों से हम लगातार देख रहे हैं हम शासन सत्ता में नहीं हैं। अगर हम शासन सत्ता में नहीं हैं तो क्या 85% जो साहब कांशीराम ने 1585 का नारा दिया था, इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद, इतना बड़ा जनाधार होने के बावजूद केवल शासन सत्ता में नहीं है तो क्या हम केवल पिटते रहेंगे, मार खाते रहेंगे? क्या वोटर ही बने रहने के लिए हम पैदा हुए हैं? नहीं। जवाब यही होगा कि नहीं। हम 85% बहुजन समाज के लोग हैं जिसका इतना बड़ा वोट बैंक है। हम महज वोटर नहीं है। हमारा क्या काम है? हमारा काम है कि सत्ता
किसी की भी रहे, शासन सरकार किसी की भी रहे, सामाजिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक भागीदारी हमारी सुनिश्चित होनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि 15% जो साहबकांक्षी नाम का नारा था, ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सारे DS4, ये साहबकांक्षी राम के समय में नारा चलता था। वो 1585 का जो नारा था, ये 15% लोग, सरकार किसी की भी रहे, क्या इनका कभी कोई काम रुकता है? इनका कभी कोई काम रुकता है? कभी नहीं रुकता है। क्या इनका इतने कम संख्या में होने के बावजूद इनकी किसी की भी सरकार रहती है, इनकी भागीदारी 100% रहती है, यानी टॉप पोजीशंस पे, क्रीम पोजीशंस पे ये हमेशा बने रहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हासिल कीजिए। हमने जो प्लान किया कि साहब कांशीराम कैसे काम कर रहे हैं, साहब कांशीराम ने यही काम किया। पहले उन्होंने ग्रास रूट लेवल से समाज को मजबूत किया, यानी AC का उपयोग करने के लिए आपको पहले घर बनाने की सीख दी कि कैसे तुम अपना पहले घर बनाओ और उस घर को कैसे पक्का घर बनाओ और कैसे उसमें करंट और पूरा फुल वोल्टेज लगाओ। ये साहब कांशीराम का कॉन्सेप्ट था कि पहले समाज को मजबूत करेंगे तब शासन सत्ता की बात करेंगे। बुद्धि कहते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करो, भावुक मत बनो। लेकिन यहाँ पे भारतीय समाज और स्पेशली हमारा जो बहुजन समाज है वो बहुत भावुक है। हम इतने भावुक हैं कि अगर हरा गमछा है तो समाजवादी पार्टी, नीला गमछा है तो बहुजन समाज पार्टी, लाल गमछा है तो बीजेपी, पीला गमछा है तो फलाना पार्टी, रंग से और पार्टियों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और एक दूसरे की पार्टी के लोग जो हैं वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। बुद्ध ने कहा बुद्धि का प्रयोग करो, और हम लोग बुद्धि की बजाय भावुकता में इतना बह जाते हैं, यही सोचते हैं कि हमारा सब कुछ ये राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए आप केवल एक वोटर मात्र हो, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सही मायने में सत्ता जो होती है वो सामाजिक भागीदारी से सुनिश्चित की जा सकती है, और सामाजिक भागीदारी समाज को मजबूत किए बिना नहीं मिल सकती है। जैसे जो AC का उदाहरण है, फिर से उसी उदाहरण पे आ रहे हैं। अगर समाज को मजबूत नहीं किया हमने, AC का उपयोग नहीं कर पाएंगे, AC रूपी सत्ता का उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। वैसे ही सत्ता का उपयोग करने के लिए जो सामाजिक भागीदारी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे लेके आ पाएंगे, वो जो विभिन्न सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं उनके द्वारा ही समाज को मजबूती दी जा सकती है। अब तमाम संगठन काम कर रहे हैं, हम भी पिछले 15 साल से लगातार लोगों के बीच में काम कर रहे थे। हमने ये देखा कि तमाम जो संगठन समाज का काम कर रहे हैं, हम तमाम संगठनों से ही जुड़ करके अपना मतलब बिना जुड़े हुए बाहर से तौर पे काम कर रहे थे। हमने ये देखा कि उनका क्या रिजल्ट है, जो समाज संघ में संगठन काम कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या है। तो हमने ये देखा कि कुछ संगठन जो थे वो सांस्कृतिक रूप से काम कर रहे थे, जैसे बौद्ध धर्म की दीक्षा, वो भी बहुत जरूरी है, तो धम्म के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ का राजनीतिक उद्देश्य है, उस पर काम कर रहे हैं। कुछ सामाजिक उद्देश्य लेके NGO बना करके काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन सबका हमने रिजल्ट देखा कि आपका क्या रिजल्ट है, आपका क्या परिणाम है काम करने का, तो किसी में भी हमको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिखाई दिया कि कोई सकारात्मक परिणाम दिखे कि हाँ इससे कुछ समाज में परिवर्तन आया हो, हमें ये नहीं दिखाई दिया। इसलिए लगातार 15 साल काम करने के बाद भी हमने कभी संगठन बनाने के लिए नहीं सोचा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो यहाँ पे गांव में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, अपने आप को मुख्यमंत्री महसूस करता था। मुलायम सिंह यादव जी भी जब मुख्यमंत्री बनते थे, वो दौर ऐसा था कि समाज अपने आप को उनसे एसोसिएट करके देखता था। वो उनको लगता था हाँ मैं भी जो है विधायक हूँ, मैं भी सांसद हूँ। क्या आज ऐसा होता है? क्या आज ऐसा होता है? कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो क्या हमको ऐसा लगता है कि हम सांसद बने, हम विधायक बने? नहीं। उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम पार्टियों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो गए। हमने समाज के बारे में सोचना बंद कर दिया। इस बात को दिमाग में बैठाना है कि अगर समाज को मजबूत किए बिना, अगर आपने चुनाव जीत भी लिया, कुर्सी हासिल कर भी ली, सत्ता आपको मिल भी गई, तो भी वो सत्ता स्थायी नहीं रह पाएगी। क्योंकि एक उदाहरण के रूप में समझ लीजिए कि हम आजमगढ़ के एक तहसील में है इस समय, आजमगढ़ के एक एरिया में है, महाराजगंज ब्लॉक में। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सब लोगों को AC दे दिया जाए तो क्या हम सारे लोग AC का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। AC के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है एक पक्का मकान होना। मकान होने के बाद वो मकान अच्छी तरीके से पैक होना चाहिए AC चलाने के लिए, तभी तो जरूरी है। उसके बाद बिजली आनी चाहिए,
और बिजली ही नहीं आनी चाहिए, उसमें पूरा करंट आना चाहिए, यानी वोल्टेज पर्याप्त आना चाहिए, तब जाके आप कहीं एसी का उपयोग कर पाएंगे। अब जिसके पास पक्का मकान ही नहीं है, जो पंखा नहीं लगा पा रहा है, वो एसी का उपयोग कैसे कर पाएगा? लेकिन अगर आपको एसी किसी ने फ्री में दे दिया या आपको कहीं से मिल गया, तो वो रखा रखा कंडम हो जाएगा, आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। एसी को आप सत्ता के रूप में समझ सकते हैं कि सत्ता, अगर आपके पास पूरा मकान तैयार नहीं है, यानी समाज आपका पूरा मजबूत नहीं है, उसी तरीके से सत्ता है, अगर समाज मजबूत नहीं है, आपको सत्ता मिल भी गई तो भी आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आदत ही नहीं ना सत्ता की। समाज को देखिए, मजबूत करने के दो तरीके होते हैं। एक तो दिमाग में बैठाइए कि हाँ सत्ता मिल जाएगी, सत्ता से कुर्सी मिल गई, सरकार बना ली है, उसके बाद समाज को मजबूत किया जाएगा। दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, अब ये मान लीजिए आपको कुर्सी मिल गई, आपने सरकार बना ली, क्या गारंटी है कि जिनको आपने शासन सत्ता में भेजा है वो आपका काम करेंगे ही करेंगे? मान लीजिए उनके मन में करप्शन आ गया, वो समाज को भूल गए, सत्ता के नशे में इतना चूर हो गए, खाली गाड़ी लेकर धूल उड़ाते बगल से निकल जा रहे हैं, रुक भी नहीं रहे अपने समाज में लोगों के बीच में, तो ऐसे में सत्ता का उपयोग तो कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा तरीका है, ग्रास रूट लेवल से, नीचे के लेवल से समाज को मजबूत कीजिए।